नमस्कार साथियों, मैं संजय स्वागत करता हूं आपका इंग्लिश क्लासेस में। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश बाय संजय सर। तो आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। कुछ इंग्लिश के छोटे छोटे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिनके लिए आप बहुत परेशान रहते हैं। तो उन कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर आपको बहुत इजी वे में आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा और आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा फोकस करेंगे तो आपकी इंग्लिश की प्रॉब्लम्स कुछ हद तक कम हो जाएंगी। मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर इंग्लिश के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। इंग्लिश का कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले कुछ इंग्लिश के छोटे मोटे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको आपको समझना बहुत जरूरी होता है। तो ज्यादा वक्त नहीं खराब करेंगे, स्टार्ट कर देते हैं हम। सबसे पहले बात आती है, जब इंग्लिश की हम बात करते हैं कि इंग्लिश के अंदर जो छोटे मोटे जो 5 से 6 कंपोनेंट होते हैं वो होते क्या है, और इंग्लिश सीखने से पहले उनके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। नंबर 1, हम इंग्लिश की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसका नाम होता है लेटर। ठीक है, अब ये जो लेटर होता है ये बहुत काम का वर्ड होता है। जब इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ते हैं या जनरल कंपटीशन के लिए हम यूज करते हैं ये लेटर, कुछ लोगों को लगता होगा लेटर 26 होते हैं, इनका कुछ काम नहीं है, मगर इन लेटर्स का बहुत काम आता है। तो ये लेटर्स टोटल हमारे पास में होते हैं 26, जिन लेटर्स को हम डिवाइड कर देते हैं कॉन्सोनेंट में और वॉल्स में। ठीक है, ये वॉल्स बोलते हैं इसको। टोटल कॉन्सोनेंट्स हमारे पास होते हैं 21 और हमारे पास वॉल होते हैं 5। ठीक है, अब ये 5 जो वॉल्स होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू। ठीक, ये सबको पता है। एंड रेस्ट ऑफ दीज, इनको छोड़ करके जितने भी वर्ड्स होते हैं सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ये हमारे लेटर्स की बात आती है। इंग्लिश का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ये, जिसको हम लेटर कहते हैं। 26 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं और वॉल्स आपके 5 होते हैं। ठीक है, यहां तक तो बात बिल्कुल ओके थी, लेकिन लेटर के बाद एक वर्ड यूज किया जाता है साउंड। जैसे लेटर होते हैं इसी तरह से इंग्लिश के अंदर कुछ साउंड्स होती है, लेकिन टोटल साउंड्स हमारे पास कितनी होती है ये देखने वाली बात है। साउंड्स होती है टोटल हमारे पास में 44। ठीक है, कुछ को पता होती है ये 44 साउंड्स, कुछ को नहीं पता होती है। अब टोटल 44 साउंड्स में हमारे पास में कॉन्सोनेंट जो साउंड्स होती है वो होती है 24, और इसी के अंदर वाउल्स, ठीक, जो वाउल होते हैं वो होते हैं आपके 20। आपने एक टॉपिक सुना होगा आर्टिकल। जो आर्टिकल टॉपिक होता है वो टोटली डिपेंड करता है इस साउंड पे। ये जो साउंड होता है इसी साउंड पे आपका आर्टिकल टॉपिक डिपेंड करता है। बच्चे यूज कर लेते हैं लेटर के अकॉर्डिंग, इसलिए पूरी ग्रामर की मिस्टेक्स वहां पर होनी शुरू हो जाती है। हमारे पास में कॉन्सोनेंट 24 और वाउल हमारे पास में 20। ये क्या होगी? साउंड होगी। ठीक है, अब लेटर अलग चीज है और साउंड निकलना बिल्कुल अलग चीज है। जब भी आप आर्टिकल का यूज करेंगे साउंड बेस करते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो 24 जो हमारे पास में कॉन्सोनेंट होते हैं, अब जैसे हमने यूज किया, एक छोटा सा वर्ड मैं आपको यूज करके दिखाता हूं, हेयर। यहां पर अगर आपको कोई आर्टिकल या कोई साउंड यूज करनी पड़ जाए तो आप क्या साउंड यूज करेंगे? तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे आ, कुछ बोलेंगे एन। ठीक है, मगर आपको इस नाउन को भी तो देखना पड़ेगा कि आपको यूज क्या करना है। हमने देखा ये नाउन है, लेकिन इसके साथ में इसके अंदर एक शर्त लगी हुई है, ये कॉन्सोनेंट है। सॉरी, कॉन्सोनेंट नहीं, ये बेटा अनकाउंटेबल नाउन हो गया। जो अनकाउंटेबल साउंड होती है उसके साथ किसी भी तरह का आर्टिकल आपको यूज नहीं करना होता है। ठीक है, अब अगली बात आती है, जो कॉन्सोनेंट होता है, जो वोवल होता है, उसमें हम कैसे यूज करते हैं। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा यूनियन। ठीक, एक वर्ड लिखा मैंने यूनिक ड्रेस। मुझे जरूरत पड़ती है यहां पर आर्टिकल लगाने की, तो जो मैं भी आपको सिखा रहा हूं लेटर और साउंड, अब यही काम करेंगे यहां पर। यूनियन के साथ हम क्या लगा सकते हैं, यूनिक के साथ हम क्या लगा सकते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। यूनियन है, इसका जो लेटर है वो वाउल है,
लेकिन जो इसका साउंड है वो कॉन्सोनेंट है। आप जैसे करके देखेंगे यूनियन, तो इसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है, जिसकी वजह से आपको लगाना पड़ेगा आ यूनियन। अब जैसे आपने लिखा यूनिक, यूनिक, इसका भी साउंड बेटा आपका कॉन्सोनेंट है, जो कॉन्सोनेंट है तो आपको लगाना पड़ेगा ए। बहुत सारे बच्चे यहां पर ट्रैप हो जाएंगे, वो क्या करेंगे, यहां पर यू देखेंगे, यहां पर यू देखेंगे और इसके साथ एन लगा देंगे। ये सबसे बड़ा मिस्टेक पूछा जाता है। इसीलिए आप लोगों को लेटर के साथ साथ में साउंड का ध्यान देना बहुत जरूरी है। टोटल लेटर्स होते हैं 26, टोटल साउंड्स होती है 44। इन साउंड्स के बारे में अगर आपको थोड़ा ज्यादा जानना है तो मैं आगे डिटेल्स में कुछ वीडियो तैयार करूंगा, वहां से आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश का सबसे पहला जो यूनिट होता है वो होता है आपका लेटर। लेटर आप समझ गए। अब सेकंड इसका यूनिट होता है, लेटर के बाद दूसरा यूज किया जाता है फ्रेज, ठीक है। जिस तरह से लेटर होता है इसी तरह से आपके पास में फ्रेज होता है। या फ्रेज से पहले हम एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, फ्रेज से पहले हम यूज कर सकते हैं वर्ड, क्योंकि वर्ड और फ्रेज जो दोनों एक ही तरह से काम करते हैं। तो फ्रेज से पहले आप वर्ड ले लो। जो वर्ड होता है, वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। कुछ लेटर्स को इकट्ठा करके बनाया जाता है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which gives a proper मीनिंग, ठीक है। शब्दों का एक ऐसा समूह जो मिलकर के एक प्रॉपर मीनिंग दे, उसी को हम वर्ड कहते हैं। अब नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होते हैं, आपके वर्ड्स जो होते हैं 8 टाइप्स के होते हैं। वर्ड्स टोटल 8 तरह के होते हैं। आपको सब ये बताएंगे कि वर्ड्स होता है, लेटर को मिलकर बनता है, लेकिन वो कितने तरह के वर्ड्स होते हैं। टोटल 8 टाइप्स के वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जो 8 टाइप्स के वर्ड होते हैं उसका मतलब होता है कोई नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शंस, प्रीपोजिशन और वर्ब। ये 8 टाइप्स के वर्ड हो गए, ठीक है। तो यही वर्ड्स आपको क्या काम करेंगे, यही वर्ड्स आपको फ्रेज और क्लॉज को बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। 8 तरह के वर्ड्स होते हैं, मीनिंगफुल यूनिट होती है एक तरह की है। इसके बाद में तीसरा जो वर्ड होता है वो होता है फ्रेज। व्हाट इज फ्रेज, फ्रेज क्या होती है, जिस तरह से काम करता है वर्ड उसी तरह से फ्रेज का भी काम होता है। फ्रेज का भी क्या काम होता है, ये होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives a which gives an incomplete meaning, ठीक है ना। बेटा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये लेटर्स का नहीं, ये वर्ड्स का ग्रुप होता है जो मीनिंग तो देता है लेकिन इसका मीनिंग इनकम्प्लीट होता है, यानी कि इसका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं निकलता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं फ्रेज, ठीक है। फ्रेज मैं आपको एक बता देता हूं, जैसे मैंने बोला द फादर ऑफ किशन, द फादर ऑफ किशन, यहां पर 1 2 3 4 मिलाकर के 4 वर्ड यूज किए गए हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक मीनिंग तो निकला है, लेकिन इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है। कंप्लीट मीनिंग निकल जाएगा तो ये आपका क्लोज या सेंटेंस की सेंस देने लग जाएगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है ये, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, इसलिए इसी को हम बोलते हैं फ्रेज। अब फ्रेज टोटल कितनी होती है, नंबर ऑफ जो फ्रेज होती है बेटा, ये भी टोटल 8 टाइप्स की होती है। नंबर ऑफ फ्रेज आपकी टोटल 8 टाइप्स की होती है, ठीक। तो फ्रेजेस भी आपकी कितनी होगी, 8 तरह की होगी, ठीक। आगे फ्रेज को पढ़ने के लिए, इनके लिए मैं अलग से डिटेल में कुछ वीडियोस भी तैयार करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब 4th नंबर पे हम देखते हैं, 4th नंबर पे हमारा क्या आ सकता है। 4th नंबर पे आता है क्लोज। 4th नंबर पे आता है अपना क्लोज। व्हाट इज क्लोज, क्लोज क्या होता है, इसका भी कुछ डेफिनेशन ऐसे ही होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स
which has its subject and predicate। ठीक, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अपना सब्जेक्ट भी हो और अपनी प्रेडिकेट भी। प्रेडिकेट का मतलब होता है जिसका अपना वर्ब भी हो। ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं, कि सेंटेंस भी कह सकते हैं ऐसे ग्रुप को। ठीक है, तो इसका अपना अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज इट्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसका सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट होगा, तो उसका मीनिंग भी कंप्लीट ही निकलता है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, रवि इज अ टीचर, तो ये अपना एक क्लॉज हो गया। और क्लॉज सेंटेंस के अंदर भी हम कवर कर सकते हैं, जैसे इफ यू गो टू दिल्ली, if you go to Delhi, I will meet you। ठीक, अगर आप दिल्ली जाएंगे तो मैं आपसे मिलूंगा। तो यहां पर क्या हुआ, इस सेंटेंस के अंदर दो क्लोज होगी, एक क्लोज ये हो गई और एक क्लोज ये हो गई। यहां पर टोटल क्लोजेस दो हो गई। अगर आप सेंटेंस की बात करेंगे तो जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है या कंप्लीट लेंथ ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, यानी कि जो कंप्लीट लेंथ होती है उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। ये पूरा जो मिलकर के बना ये सेंटेंस हुआ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपकी क्लोज होती है। एक सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा क्लोज हो सकती है। ठीक है, एक दो तीन क्लोज हो जाती हैं, राइट। तो ये कुछ कंपोनेंट्स आपको समझ में आए होंगे यहाँ पर, कि वर्ड क्या होता है, लेटर क्या होता है, क्लोज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है। इनके लिए मैं प्रॉपर अलग से कुछ वीडियो बनाऊंगा, कि किसी दिन आपको टोटल फ्रेज ही पढ़ाना है या किसी दिन आपको टोटल क्लॉज ही पढ़ाने हैं, तब मैं आपको उसके बारे में अलग से कुछ वीडियो भी बनाऊंगा। अभी मैं आपको बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज एक छोटा सा कोई एक टॉपिक ले लेते हैं हम। ठीक, जैसे टेंस या नाउन कुछ, तो हम स्टार्ट करते हैं आज एक छोटा सा टॉपिक, टेंस। बहुत से बच्चों को ये जो टेंस होता है बड़ी टेंशन देता है, लेकिन अगर ये टेंशन आपको तब तक देगा जब तक आप इसको ऐसे करके पढ़ेंगे कि जिन शब्दों के बाद में ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, चुके है, चुके, अगर ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली परेशानी में आएंगे। अगर आपको जनरल कंपटीशन की तैयारी करनी है तो वहां पर ये आपको पहचान दिखाई नहीं देगी, रहा, रही, रहे, चुके। ये हाई स्कूल इंटर तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है, लेकिन जैसे आप जनरल कंपटीशन में एसएससी, बैंक, एनडीए, यूडीएस की तैयारी करते हैं तो वहां ये सब चीजें आप लोगों को बहुत लैकिंग करेंगी, परेशान हो जाएंगे। तो अब आपको टेंस पढ़ना है तो कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है। टेंस को पढ़ने के लिए आपको करना क्या है, मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं कि सबसे पहले टेंस का मीनिंग समझिए, टेंस की जरूरत क्यों पड़ती है और टेंस सीखा कैसे जा सकता है। ठीक, जो टेंस होता है, टेंस दो कंपोनेंट से मिलकर के बनता है, टाइम प्लस एक्शन। टाइम प्लस एक्शन को मिलाकर के बनता है बेटा टेंस। जब भी टाइम और एक्शन की बात करेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी टेंस की। तो टाइम क्या होता है, एक्शन क्या होता है, उसे मिलाकर के टेंस बनता है। टोटल टाइम, नंबर ऑफ टाइम सब लोग जानते हैं, तीन होते हैं। पहला टाइम कौन सा होता है, प्रेजेंट। सेकंड होता है पास्ट और थर्ड वन होता है आपका फ्यूचर। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास में कुछ एक्शंस होते हैं। एक्शंस क्या होते हैं हमारे, टोटल एक्शंस चार होते हैं। पहला एक्शन होता है मेरा इंडेफिनिट, सेकंड एक्शन होता है कॉन्टिन्यूअस, थर्ड एक्शन होता है परफेक्ट, और जो फोर्थ एक्शन होता है वो सेकंड और थर्ड को कॉम्बिनेट करके बनता है। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब ये चार बातें अगर आप समझ गए हैं तो आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो टाइम और एक्शन को मिलाकर के टेंस बनता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, टाइम और एक्शन को मिलाकर के टेंस तो बन ही रहा है।
टोटल टाइम होते हैं 3, टोटल एक्शन होते हैं 4। अगर इतनी बात समझ गए तो अब आगे देखिए करना क्या होता है। तो सबसे पहले हम कैरी करते हैं प्रेजेंट को। अब ये जो प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट यहां भी मूव करेगा, यहां भी, इधर भी और इधर भी, ये चारों जगह मूव करेगा। ऐसे ही आपका पास्ट इधर भी मूव करेगा, यहां भी, यहां भी और यहां भी। देखो बहुत बड़ा गुच्छा बन जाता है ये ऐसे करके देखा जाए तो ना। अब यहाँ कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये क्या बन गया है, ठीक है। तो ये सब जगह काम करेगा। देखिए मैं सबसे पहले बात करता हूं प्रेजेंट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे यूज किया जा सकता है, कुछ टीचर्स ने समझा दिया कि जिन शब्दों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, तो ये तो बड़ा खतरनाक चीज होगी। अगर ऐसे पढ़ेंगे तो आप इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर वहां पर इस तरीके की पहचान देख ही नहीं पाएंगे। तो उसको पढ़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, कुछ इसके वर्ड्स होते हैं खुद के, कुछ इसकी कुछ एडवर्ब्स होती है, इसको पहचानने के कुछ वर्ड्स होते हैं। यानी वहां पर प्रेजेंट टेंस के अंदर सीधा सीधा इंडिकेशन होगा कि ये पहचाना कैसे जाए। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है इसका खुद का मतलब ये होता है, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने के लिए आपको 6-7 बातें ध्यान रखनी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, ये अपने आप में एक परमानेंट, ये परमानेंट होता है। दूसरी बात, ये रिपीटेड एक्शन होता है। क्या होता है ये, इसमें रिपीटेड एक्शन होता है, ठीक। ये हैबिचुअल सेंटेंस होता है, इसके अंदर हैबिट शो होती है। और क्या हो सकता है इसके अंदर कुछ यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं, समझ रहे हैं ना। इसके अंदर आपको यूनिवर्सल फैक्ट नजर आएंगे। इसके अलावा और क्या यूज हो सकते हैं, इसके अंदर रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, समझ रहे हैं। इसी से हम कुछ प्रोवर्ब्स की बात कर सकते हैं, ठीक। इडियोमेटिक लैंग्वेज के लिए भी इसी को यूज करते हैं बेटा, ठीक। मैं बिल्कुल वन टाइम सॉल्यूशन दे रहा हूं आपको, जरूरत नहीं पड़ेगी इसके आगे आपको कुछ करने की। इडियोमेटिक लैंग्वेज इसी से यूज की जा सकती है, ठीक है। परमानेंट एक्शंस यूज कर रहे हैं, हैबिचुअल चीजें यूज कर रहे हैं। अब इतनी सारी चीजें आपके सामने आ गई है तो आप अच्छे से समझ गए कि यही आपका प्रेजेंट टेंस को इंडिकेशन देता है, ठीक है। समझ गए। तो प्रेजेंट टेंस को इंडिकेशन देने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। सेकंड, इसके लिए आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी, वो मैं व्हाइट से करता हूं। देखिए सेकंड में आपको क्या देखना पड़ेगा, इसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स और आप देख लीजिए। अगर ये दिख जाए तो समझ लीजिए फिर तो प्रेजेंट का ही टेंस है। कीवर्ड्स क्या होंगे, वर्ड लिखा हुआ मिलेगा आपको, जनरली, यूजुअली, समटाइम्स, ऑफन, seldom, daily, every day। अब ये जो एवरी डे है, आप इसको एवरी डे तो मानेंगे, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर, ऐसे करके, ठीक है। पर डे, पर मंथ, पर ईयर, ठीक है, पर वीक, पर आवर, ऐसे करके भी आप इसको मान सकते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं दैट दे शो कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझने के लिए ये चीजें और ये चीजें अगर अपने दिमाग में रखेंगे तो डेफिनेटली आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट कहीं नहीं जाएगा और आपको छुटकारा मिलेगा। ता, ती, ते आदि ये जो शब्द होते हैं ये बड़े इरिटेटिंग वर्ड्स होते हैं, समझिए आगे। अगर मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं तो उससे आप क्लियर करेंगे। शी गो टू टेम्पल एवरी डे। यहां पर एवरी डे लिखा गया है। इस एवरी डे से आप समझ गए कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट किया है। कहीं पर आपको ऐसे लिखा हुआ मिला है, ता है, ते है, ये तो दिखेंगे ही नहीं
बेटा आपको इंग्लिश की चीजें इंग्लिश से ही समझनी है, वहां पर इस तरह का इंटीग्रेशन आपको दिखेगा नहीं। तो आपको पता लग गया कि एवरीडे लिखा हुआ है, तो सीधी सी बात है प्रेजेंट का सेंटेंस है, और प्रेजेंट का काम होता है किसी एक्शन को बार बार करना, यानी कि उसकी हैबिट में होना, रिपीटेड एक्शन। तो यहाँ पर सी अगर जाती है तो ये गो की जगह यूज हो जाएगा गोज, क्योंकि जो तीसरी बात है अब आपको वही सिखाने जा रहा हूं। इसके अंदर जो तीसरी बात होती है बेटा वो ये होती है कि अगर आपको यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट तो आपको यूज करना पड़ेगा सिंगुलर एंड प्लूरल के बेस पर। अगर सिंगुलर है आपके पास में थर्ड पर्सन, तो आपको सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ आपको क्या यूज करना है, एस या ईएस का यूज करना है, ठीक है। अदरवाइज आपको डज का भी यूज करना है, राइट। इसमें भी ईएस लगा हुआ है अगर आप देखेंगे तो। और प्लूरल में आपको क्या यूज करना है, प्लूरल में यूज करनी है आपको फर्स्ट फॉर्म। अगर फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे तो आप यूज करेंगे डू नॉट का या डू का, ठीक है। तो आप डू का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे यूज करेंगे। क्लियर। अब आपको ये ऐसे ये समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। अगर नहीं भी आ रहा है तो मैं कुछ चीजें आपको फिर से समझा देता हूं। यहां पर देखिए, माय मदर come to library daily। सेकंड सेंटेंस देखिए, राइट, देखते रहिए जरा सेंटेंस। मोहन स्पीक इंग्लिश एवरी डे। ठीक, तो यहां मैंने दो क्लोज आपको डाल दिए हैं, और दोनों क्लोज क्या कह रहे हैं कि भाई कि ये जो डेली है इट शोज कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, और ये जो माई मदर है बेटा ये सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ साथ में ये थर्ड पर्सन भी है। जब थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर कम की जगह कम्स आना चाहिए, ध्यान रखो, क्योंकि ऐसे ही इसका यूज होगा थर्ड पर्सन के साथ में। दूसरी बात, ये जो मोहन है ये भी बेटा सिंगुलर है, ठीक है। जब ये सिंगुलर है तो इसके साथ में क्या आना चाहिए, क्योंकि एवरीडे लग रहा है, इस एवरीडे से पता लग रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट। तो ये स्पीक की जगह आना चाहिए आपका स्पीक्स, ठीक है ना। राइट, इतना क्लियर हुआ। तो छोटी छोटी चीजें अगर आप समझेंगे तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। मेरा ये कहना है कि आप लोग कॉन्सेप्ट पे चलिए। अब मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस आपको देता हूं, आप बताइए जो कैसे कर सकते हैं इनको हम ठीक। एक सेंटेंस नॉर्मली, मोहन शो हिज टैलेंट बिफोर द ऑडियंस एवरी वीक। जो मोहन है वो अपना टैलेंट शो करता है पब्लिक के सामने, हर हफ्ते वो एक शो करता है, वो अपना टैलेंट शो करता है। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मोहन। अब मोहन बेटा क्या आपका, ये आपका थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ आपको पता होगा ये सिंगुलर भी है। जब ये सिंगुलर है तो ये शो की जगह यूज होना चाहिए था आपका सोज, राइट। अगर इसी सेंटेंस को आप नेगेटिव करना चाहे तो नेगेटिव भी कर सकते हैं। नेगेटिव कैसे करेंगे, किसी दूसरे सेंटेंस को ले लेते हैं, प्रतीक डू नॉट रन फास्ट, ठीक है। रवि डू नॉट रन फास्ट, जो प्रतीक है वो अच्छे से तेज नहीं दौड़ सकता। तो बेटा प्रतीक जो है आपका वो तो थर्ड पर्सन है, और इसके साथ साथ में कंडीशन क्या है, ये सिंगुलर भी है,
तो डू नॉट का यूज तो नहीं होना चाहिए था, यहां पर क्या यूज होना चाहिए था आपका, डज नॉट का यूज होना चाहिए था। ठीक, तो नॉर्मल सी बात, ये समझ गए होंगे आप यहां पर। ठीक है, इसके आगे देखिए, अगर हम तीसरा सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैंने बोला दे हैज देयर ऑन कार। तो यहां पर सेंटेंस के अंदर बताइए क्या प्रॉब्लम है। ये जो दे है बेटा, ये थर्ड पर्सन है, मगर ये इस बार प्यूलर है, तो हैज की जगह यूज होना चाहिए था यहां पर हैव। बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझने के लिए आपको तातीते की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट की। जो आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा कुछ कीवर्ड से, कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कहना क्या चाहता है यहां से। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, इसी तरह से हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कॉन्टिन्यूस की। ठीक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी एक टेंस होता है, इसका अगला टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट को। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में लेके नहीं जा रहा हूं, अगर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में लेके जाऊंगा तो मेरा जो टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वही आपका जाकर के 2 दिन में खत्म होता है। ठीक, क्योंकि फिर मैं वन टाइम सॉल्यूशन देता हूं। अभी मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको पढ़ने का अप्रोच कैसा होना चाहिए। सेकंड जो आपका टेंस है वो बनेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, कॉन्टिन्यूस वर्ड समझते ही आपके दिमाग में आनी चाहिए कि बात यहां पर वर्ड कैरी ऑन है। कॉन्टिन्यूस मतलब वेयर एक्शन इज गोइंग ऑन, जहां पर एक्शन आपका कंटिन्यू है, यानी कोई भी वर्क की आप जब बात कर रहे हो, किसी एक्शन की बात कर रहे हो, वो अभी मूविंग कर रहा है, चल रहा है। ठीक है, हमारे आपके सामने कहीं भी एक्शन कैरी है, चल रहा है, एक्शन बंद नहीं हुआ है। तो ये जो कॉन्टिन्यूस है, जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने बोला था परमानेंट सेंटेंस, इसी तरह से जो कॉन्टिन्यूस होता है बेटा, ये होता है टेम्परेरी। ये आपका टेम्परेरी सेंटेंस होता है। ये टेम्परेरी होता है और ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए चलता है, लॉन्ग टाइम के लिए यूज नहीं किया जाता है। ठीक, टेम्परेरी होता है। सेकंड बात इसमें आपको ध्यान क्या रखना होता है, इसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं, आपको पूरा टेंस कीवर्ड से और उसके जो उसका सेंस होता है उसी से पकड़ना। इसके कीवर्ड्स देख लो क्या होते हैं। इसके कीवर्ड्स आपको दिखाई देंगे, जैसे लिखा हुआ आएगा नाउ, या राइट नाउ भी हो सकता है वो। ठीक, एट प्रेजेंट यूज कर सकते हैं हम, और अगर एट प्रेजेंट यूज नहीं करना तो आप प्रेजेंटली भी यूज कर सकते हैं। ठीक, राइट नाउ, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, एट ए टाइम भी यूज कर सकते हो। ठीक, तो इतने सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए, जो अपने आप ही बता देंगे कि काम जो है टेम्परेरी है, परमानेंट काम नहीं होता है इसके अंदर। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, शी इज मूविंग हर स्कूटी। ठीक है, शी इज मूविंग हर स्कूटी। तो यहां पर आपको पता लगा कि यहां पर इज का यूज हुआ है और आईएनजी का यूज हुआ है। ठीक, अब इसके अंदर भी आपको तीसरी बात यही पता लगेगी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ में इसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर, एंड इसके साथ में जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपको यूज करना होगा आईएनजी। इस आईएनजी से ही पता लगेगा कि वर्क आपका कंटिन्यू है। तो इज एम आर प्लस आईएनजी, इज आपका यूज होगा सिंगुलर के साथ में, आर आपका यूज होगा प्यूलर के साथ में, और एम यूज होगा आपका आई के साथ में, स्पेशल केस।
ठीक है। और आईएनजी आपको किस में यूज करना पड़ेगा? मेन वर्ब में। और ये बार बार आपको बताता रहेगा कि काम हो रहा है, रेगुलर है, किसी के सामने चल रहा है या कहीं और चल रहा है, मगर काम आपका टेम्परेरी है। जैसे आप देखेंगे माय अंकल इज प्लेड क्रिकेट नाउ। ठीक, ये जो नाउ है इसने बता दिया है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, और अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो ये प्लेड नहीं होना चाहिए था, ये आपका होना चाहिए था प्लेइंग। राइट, जो नाउ है यही बता रहा है कि काम आपका चल रहा है अभी। सेकंड सेंटेंस देखिए, ही ड्रिंक्स वाइन एट प्रेजेंट। अगर यहां पर आपका एट प्रेजेंट नहीं होता तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही होता, ही ड्रिंक्स वाइन, तो उसका मतलब होता है कि हैबिचुअल सेंटेंस है। लेकिन इस एट प्रेजेंट ने एक क्लोज लगा दिया है कि एट प्रेजेंट मतलब ये पी रहा है, वाइन अभी, अभी मतलब, तो यहां पर ड्रिंक्स का यूज नहीं होगा, तो यहां पर यूज होना चाहिए आपका ही इज ड्रिंकिंग, क्योंकि एट प्रेजेंट आपको दिखा रहा है कॉन्टिन्यूअस। क्या दिखा रहा है बेटा? कॉन्टिन्यूअस। और इस कॉन्टिन्यूअस को यूज करने के लिए इज, एम, आर प्लस आईएनजी का यूज करना पड़ता है। ये सारा जो इंट्रोडक्शन है, ये सारी जो बातें आपको बता रहा हूं मैं ब्रीफ में आपको बता रहा हूं, और इसको डिटेल में बताने के लिए आपको बहुत सब्र करके बैठना पड़ेगा, ज्यादा देर मुझे देनी होगी। अभी मैं इतने ही में आपका काम चला रहा हूं, ठीक है। अगला देखिए, कॉन्टिन्यूस यहां पर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा, ठीक। अगला सेंटेंस आप देख करके समझ सकते हैं, यू रीड न्यूज़पेपर राइट नाउ। अगर यहां पर राइट नाउ नहीं होता तो सेंटेंस सही होता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस राइट नाउ ने कहा कि काम जो हो रहा है वो अभी के अभी हो रहा है, कॉन्टिन्यूस में काम चल रहा है। अगर कॉन्टिन्यूस में काम चल रहा है तो आपको यहाँ पर रीड नहीं लिखना है, तो आपको लिखना पड़ेगा यू, यू के साथ में यूज करना है आर, और रीड में आईएनजी का यूज भी आपको करना पड़ेगा। यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर राइट नाउ। इस राइट नाउ ने, यानी इस कीवर्ड ने पूरा खेल खराब कर दिया है। अगर ये यहां तक नहीं होता तो वो सेंटेंस अपने आप में ओके था। तो आपको देखना पड़ेगा कि किस बेस पर आपको काम करना है, और कुछ आपको बताएंगे कि जिन सेंटेंस के लास्ट में है रहा है, रही है, रहे है, ये शब्द आते हैं, इनकी पहचान होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। नहीं, टोटली रॉन्ग। अगर ऐसी ही पहचान होती तो कहीं ना कहीं लिखा हुआ होता। इंग्लिश के पेपर में एक भी वर्ड आपको हिंदी का लिखा हुआ इस तरह से नहीं मिलेगा। तो आप पहचान कैसे करेंगे? वाया कॉन्सेप्ट, वाया तीज वर्ड्स, ये कीवर्ड्स होते हैं, और इनके सेंस पे सारा का सारा काम चलेगा। क्लियर है? तो थोड़ा सा ये कॉन्टिन्यूअस का कॉन्सेप्ट था। तो आज की हम सभा यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आगे मोर वीडियोस देखने के लिए आप मुझे बता भी सकते हैं कोई आपको स्पेसिफिक टॉपिक या इंग्लिश में किसी भी पॉइंट में आपको दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखिए। आई विल बी मेकिंग दीज वीडियोस फॉर यू, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।